हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आरजीएस एकेडमी पर। थोड़ा सा चैनल की ग्रोथ में आप लोग योगदान दीजिए, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बाकी समीक्षा अधिकारी को टारगेट करके मैं वीडियोस जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक वीडियोस जाते रहेंगे। फिलहाल मैंने पिछले वीडियो में संगम युग से चेर वंश को उठाया हुआ था, लेकिन मैंने इधर देखा अशोक को मैंने पढ़ा दिया था लगभग अशोक, और उसमें कुछ अशोक के चैप्टर से प्रशासनिक चीज़ें अभी बाकी हैं, तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और प्रशासनिक शब्दावली से ये कि क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, ठीक है, और वहाँ से क्वेश्चन बार बार उठते रहे हैं, इसलिए आज हम चलेंगे अशोक वाले चैप्टर पे। ठीक, तो अशोक से हमारा सॉरी यार, अशोक से नहीं, पूरे मौर्य युगीन समाज संस्कृति मतलब प्रशासनिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, उससे संबंधित शब्दावलियां जिनके अर्थ क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उस पर हमारी चर्चा होगी। तो चलिए देर ना करते हुए तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। हमारा पहला फैक्ट जाता है कि देखिए अशोक खासकर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या उसके प्रशासन के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो है अर्थशास्त्र, और इसके बाद मेगास्थनीज की इंडिका भी है, और इसके बाद कुछ और लेखक आए हुए हैं जैसे जस्टिन है, प्लूटार्क है, ये लोग हैं, इन लोगों से भी हमको कुछ जानकारी मिल जाती है। तो इन लोगों ने प्रशासन के बारे में कैसी शब्दावली का प्रयोग किया है या क्या कहा है या अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है, उस पर विशेष चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र की तरफ चलेंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र ही मौर्य युग और खासकर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने का प्रमुख साधन है या स्रोत है। ठीक, तो सबसे पहले हमारा हम जो चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे उसमें सबसे पहले हमारा अर्थशास्त्र ही होगा, ठीक है, क्योंकि मौर्य और खासकर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी या उसके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी या उसकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी या आर्थिक व्यवस्था की जानकारी जो कुछ भी मिलती है वह 90% इसी से मिल जाती है, अर्थशास्त्र से। ठीक, तो अर्थशास्त्र में प्रशासन की तरफ हम चलेंगे। अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांगों का जिक्र हुआ है। राज्य के सप्तांगों का वर्णन हुआ है। क्योंकि यहां से क्वेश्चन उठा हुआ है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांगों के अंतर्गत किन किन चीजों को शामिल किया गया है, वो 7 अंग कौन कौन से हैं जिसको कौटिल्य जो है राजत्व के लिए आवश्यक बताता है। तो राज्य के सप्तांग के अंतर्गत 7 चीजों का वर्णन उसने किया है, 7 क्षेत्रों का इसने वर्णन किया है। उसमें सबसे पहला आ जाता है हमारा राज्य के सप्तांगों में सबसे पहले स्थान पे सम्राट, दूसरे स्थान पे अमात्य, तीसरे स्थान पे जनपद, चौथे स्थान पे दुर्ग, 5वें स्थान पे कोश, 6ठे स्थान पे बल और 7वें स्थान पे मित्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो राज्य के 7 अंग होते हैं वही ये 7 अंग हैं, और इसमें सर्वोपरि स्थान दिया गया है। सर्वोपरि स्थान दिया गया है किसको? सम्राट को। सम्राट के बाद ही अमात्य का स्थान आता है, इसके बाद जनपद का स्थान आता है, इसके बाद दुर्ग का स्थान आता है, इसके बाद कोश का, इसके बाद बल का, इसके बाद मित्र का। तो ये आरओ देने जा रहे हैं या पीसीएस देने जा रहे हैं, आईएएस देने जा रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आप
उठा है, कई बार उठा है कि अर्थशास्त्र के अनुसार या कौटिल्य के अनुसार राज्य के जो सप्तांग है, 7 अंग हैं, उनमें निम्न में से कौन सा शामिल है या कौन सा शामिल नहीं है, या उसमें सर्वोपरि कौन सा है, तो सम्राट सर्वोपरि है, या इसका आरोही या अवरोही क्रम भी पूरे क्रम से है। सम्राट पहले स्थान पे, मात्य दूसरे स्थान पे, जनपद तीसरे स्थान पे, दुर्ग चौथे स्थान पे, कोष 5वें स्थान पे, बल 6ठे स्थान पे और मित्र जो है 7वें स्थान पे है। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं दूसरा फैक्ट। ये जो राज्य के 7 अंग है, इसको अर्थशास्त्र में या कौटिल्य ने इसको आवश्यक बताया है और इसको शक्तिशाली होना, मतलब इस राज्य के जो 7 अंग हैं कौटिल्य के अनुसार इनका शक्तिशाली होना परम आवश्यक है, क्योंकि अगर इनमें से एक दो कोई भी, सम्राट तो सबसे मेन होता है, मतलब कोई भी अगर एक अंग थोड़ा सा भी कमजोर हुआ तो राज्य व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। ये अर्थशास्त्र का कथन है या कौटिल्य का कथन है। ठीक है। दूसरा है हमारा, यूनानी लेखकों ने अमात्यों को सभासद या निर्धारक कहा है। निर्धारक कहा है। ठीक है। हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में प्रशासन को चलाने के लिए अमात्यों के एक वर्ग का वर्णन किया गया है। अमात्यों के एक वर्ग का वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र में अमात्यों के एक वर्ग का वर्णन किया गया है जिनकी सहायता से शासक क्या करता था, शासन करता था। तो अमात्यों की संख्या काफी लंबी चौड़ी होती थी। ठीक है। तो इन्हीं अमात्यों को, जो अमात्य होते थे, इन्हीं अमात्यों को यहां से क्वेश्चन किया गया है कि जो अमात्य होते थे, इन अमात्यों को यूनानी लेखकों ने क्या कहा है, तो आपका ऑप्शन जाता है सभासद कहा है या निर्धारक कहा है। और इन्हीं अमात्यों से मंत्री परिषद या मंत्रिण के सदस्यों की नियुक्ति होती थी। तो ये जो अमात्य होते थे, हमारा चौथा पॉइंट क्या जाता है कि अमात्यों से ही मंत्री परिषद या मंत्रिण की रचना होती थी। अच्छा, यहां पे देखते हैं हम लोग, अर्थशास्त्र में जिक्र किया गया है मंत्रिण का और मंत्रिपरिषद दोनों का जिक्र किया गया है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेज है। मंत्रिण जो होती थी, ये जो मंत्रिण होती थी, 5वां फैक्ट क्या है, मंत्रिण मंत्रिपरिषद से आकार व स्थिति कह सकते हैं, आकार व स्थिति में शक्तिशाली होती थी। हालांकि मंत्रिण के सदस्यों की संख्या मंत्रिपरिषद से कम होती थी। मंत्रिपरिषद से कम
होती थी। यानी कहने का मतलब क्या है कि मंत्रिण भी होती थी और मंत्रिपरिषद भी होती थी। जो मंत्रिण होती थी उसके सदस्यों की संख्या कम होती थी, आकार में कम होती थी, लेकिन परिस्थिति में, या हम कह सकते हैं कि उनको जो मंत्रिण होती थी वह मंत्रिपरिषद की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती थी। ठीक है। और राजा जो है जब भी परामर्श लेता था तो मंत्रिण के सदस्यों से सबसे पहले परामर्श लेता था, इसके बाद मंत्रिपरिषद के सदस्यों से परामर्श लेता था। और मंत्रिण के सदस्यों से जो परामर्श लेता था उसका उसका स्थान सबसे सर्वोपरि होता था। ठीक है। यानी मंत्रिण के सदस्य जो परामर्श देते थे वह राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता था। हालांकि मंत्रिपरिषद के परामर्श को भी वह इनकार नहीं करता था, इनसे भी परामर्श लेता था। ठीक है। तो मंत्रिण और मंत्रिपरिषद में यही अंतर होता था। और यहाँ पे एक चीज हमको और भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अमात्यों के वर्ग से ही मंत्रिण या मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करी जाती थी। ठीक है। लेकिन मंत्रिण और मंत्रिपरिषद के सदस्यों में थोड़ा सा कॉमन, एक नॉर्मल सा डिफरेंसेज है। डिफरेंसेज ये है कि जो अमात्य सभी प्रकार के आकर्षणों, लोभों से परे होते थे, उनको मंत्रिण का सदस्य बनाया जाता था। उनको मंत्रिण का सदस्य नियुक्त किया जाता था। ठीक है। ये चीज बहुत ही आईएमपी है कि मंत्रिण और मंत्रिपरिषद में दो तीन चीजें जो अलग हैं, डिफरेंस हैं। उसमें क्या डिफरेंसेज है कि अमात्य के वर्ग से ही मंत्रिण और मंत्रिपरिषद दोनों सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी, लेकिन मंत्रिण का आकार छोटा होता था और मंत्रिण के सदस्यों की जो मंत्रिण के जो सदस्य होते थे उनको अमात्य वर्ग से ही चुना जाता था, लेकिन उनका परीक्षण किया जाता था। और जब देखा जाता था कि ये सभी प्रकार के आकर्षण, लोभ, लालच आदि से परे हैं या इनके अंदर नहीं है, तो उन्हीं को मंत्रिण का सदस्य बनाया जाता था। इसीलिए अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है कि मंत्रिण के सदस्य 3 या 4 ही होते थे। मंत्रिण के सदस्य कुल अधिकतम 3 या 4 ही होते थे। ठीक है। और इनका जो परीक्षण होता था उसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। उपधा परीक्षण। इस परीक्षण से, उपधा परीक्षण में जो पास होते थे उनको क्या किया जाता था, मंत्रिण का सदस्य बनाया जाता था। बाकी अमात्यों को मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जाता था। ठीक है। इसलिए मंत्रिण के सदस्य और उनकी सलाह शासक के लिए विशेष मायने रखती थी। ठीक है। तो ये चीजें हमारी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। तो अब 7वें फैक्ट पर आते हैं। अर्थशास्त्र में प्रशासन के अनेक विभागों का, प्रशासन के 18 विभागों का जिक्र है। 18 विभागों का वर्णन है जिसे तीर्थ कहा गया है। बहुत ही वीआईएमपी क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि प्रशासनिक विभाग को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है, तो आपका ऑप्शन जाता है प्रशासनिक विभाग को क्या कहा गया है, तीर्थ कहा गया है। या अर्थशास्त्र में कुल कितने तीर्थों का वर्णन है, कुल कितने प्रशासनिक विभागों का वर्णन है, तो आपका ऑप्शन जाता है 18 विभागों का वर्णन है। ठीक है। और यही 18 विभाग जो होते थे अर्थशास्त्र में, मेन जो है प्रशासनिक संचालन में, प्रशासन के संचालन में इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। और सभी विभाग इन अमात्यों के वर्ग से ही जो होते थे उन्हीं को एक एक विभाग सौंप दिया जाता था। और इन विभागों से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए सबसे पहले हम इन 18 विभागों या तीर्थों की तरफ चलेंगे जिनका नाम क्या है और उनका कार्य क्या होता था, उनके कार्य क्या होते थे। तो सबसे पहले हम लोग इन 18 विभागों में सबसे पहला विभाग देखेंगे।
तो सबसे पहले हमारा आएगा मंत्री तथा पुरोहित। मंत्री तथा पुरोहित, ये सबसे पहला विभाग है। और अर्थशास्त्र के अनुसार जो 18 तीर्थ विभाग है उसमें सबसे सर्वोच्च स्थिति जो होती थी सम्राट के बाद, मंत्रियों की बात हो रही है, उसमें मंत्री या पुरोहित की होती थी। तो मंत्री या पुरोहित का मतलब क्या हुआ? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, और पुरोहित का मतलब क्या हुआ? धर्माचार्य, धर्माचार्य। ये पहला प्रशासनिक विभाग है या पहला तीर्थ है, ठीक। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये दोनों ही विभाग या ये जिन विभागों की चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री और धर्माचार्य या मंत्री या पुरोहित वाला विभाग किसको दिया गया था? तो सीधा सीधा चाणक्य को दिया गया था। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो विभाग था वो था समाहर्ता। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग था। समाहर्ता विभाग था या समाहर्ता हम कह सकते हैं कि उस विभाग का जो मेन अधिकारी होता था वो समाहर्ता होता था। और समाहर्ता के कार्य क्या होते थे? समाहर्ता करता क्या था? यह राजकीय नहीं, राजस्व। समाहर्ता क्या था? यह राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। प्रधान अधिकारी, ठीक है। नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी राजस्व इकट्ठा होते थे सबके देखभाल करने की जिम्मेदारी या सबको राजकोष में जमा करने की जिम्मेदारी इसी की होती थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, समाहर्ता का कार्य क्या था या समाहर्ता क्या करता था? समाहर्ता कौन था? राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। ठीक है। तीसरा अगर हम देखें, सन्निधाता। सन्निधाता, अब भैया सन्निधाता का क्या काम था? सन्निधाता क्या करता था? तो इसका काम था, यह कौन था? यह राजकीय कोषागार या कोषागार ही कहेंगे, कोषागार का प्रधान अधिकारी था। अधिकारी, यहां से सारी चीजें 18 तीर्थों के अधिकारियों के नाम आपको याद करके रखने पड़ेंगे या समझ करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता रहता है। आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लिए, समाहर्ता और सन्निधाता दोनों को पूछा है कि ये कौन होते थे या इनका कार्य क्या होता था। ठीक है। तो फिर अब इसको मिटा करके चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 तीर्थ हमने देख लिया, चौथा तीर्थ भी मुझे लगता है दिखेगा यहां से। चौथा तीर्थ या विभाग सेनापति। ठीक है। तो सेनापति जो होता था ये युद्ध विभाग का प्रधान अधिकारी। ठीक है। या कह सकते हैं सैन्य विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। सैन्य विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। ठीक है। तो 3 4 हो गए। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, सेनापति और नायक दोनों में अंतर होता था। तो सेनापति को हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह युद्ध विभाग का प्रधान अधिकारी था या सैन्य विभाग का प्रधान अधिकारी था, लेकिन मौर्य काल में यह सेना का संचालन नहीं करता था। जरूरत पड़ने पर सेना का संचालन करता था, और जरूरत कब पड़ती थी इसको हम आगे देख लेंगे। ठीक है। तो चलिए इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा एक मिनट और करना। हाँ चलिए अब अगला देख लेते हैं। 5 ठो तीर्थ हो गए हैं, चार चार या 5 तीर्थ हो गए हैं, 4 ठो हुए हैं। 5वां तीर्थ हम देखते हैं। पांचवें पांचवें पर आता था हमारा युवराज। ठीक है, यार ये पानी के कारण थोड़ा। चलिए पांचवें पर पांचवा जो हमारा है वह है युवराज। ठीक है, युवराज वो व्यक्ति होता था जो राजा के साथ साथ प्रशासन में उसका सहयोग करता था। और कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे प्रशासन में सहयोग करते करते उसको अनुभव प्राप्त होता था और बातों की बाद में जाकर के उसको शासक बनना होता था। इसलिए कभी कभी युवराज को कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त भी किया जाता था। हम देखेंगे आगे प्रशासन में कई कई ऐसे युवराज थे जिनको मौर्य काल में अनेक उच्च पदों पर आसीन किया गया था प्रशासनिक अनुभव के लिए। तो युवराज कौन होता था? युवराज राजा का उत्तराधिकारी, राजा का उत्तराधिकारी होता था। ठीक है, पांचवा विभाग में युवराज हो गया। छठा जो विभाग था, छठे विभाग में प्रदेष्ठा नामक एक अधिकारी की बात होती है। प्रदेष्ठा, प्रदेष्ठा कौन होता था? प्रदेष्ठा फौजदारी न्यायालय, जो फौजदारी न्यायालय होता था उसका मुख्य न्यायाधीश होता था, जिसे हम प्रदेष्ठा कहते थे। प्रदेष्ठा कौन था? फौजदारी न्यायालय का, फौजदारी न्यायालय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीश का प्रधान न्यायाधीश। ठीक है, छठा है, सातवां है हमारा नायक। ठीक है, ये क्या करता था? युद्ध भूमि में सेना का संचालन करता था, सेना का संचालन करता था या संचालक था। ठीक है, एक है हमारा 8वां अधिकारी जिसको कर्मांतिक कहा जाता था, कर्मांतिक। ठीक है, इसका मेन क्या काम था? देश के जो उद्योग धंधे थे, ठीक है, उसकी देखभाल करना, उसकी देखरेख करना किसका काम होता था? कर्मांतिक का काम होता था। तो देश के उद्योग धंधे के उद्योग धंधों की देख रेख करने वाला अधिकारी, की देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी। ठीक, अगला देखते हैं 9वां, व्यावहारिक। हमने पीछे क्या देखा है? प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश होता था, उसी प्रकार से व्यावहारिक जो होता था यह दीवानी न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश होता था। ठीक है, दीवानी न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश, अगला देखें, 10वां तीर्थ देखें या विभाग देखें तो मंत्री
परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषदाध्यक्ष। इसके नाम से यह स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता था। ठीक है, मंत्रिपरिषद में कई ठो सदस्य होते थे और अर्थशास्त्र में लिखा भी गया है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों का आकार बड़ा होना चाहिए, जितने ज्यादा होंगे उतनी ही प्रशासन में सहूलियत होगी। और इसके उदाहरण में इंद्र की सहस्त्र सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद का उल्लेख अर्थशास्त्र में किया गया है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद अध्यक्ष कौन होता था? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता था, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। ठीक है, एक अधिकारी होता था, 11वां तीर्थ था दंडपाल। ठीक है, ये जो दंडपाल होता था इसके नाम पर मत जाइए। ठीक है, इस समय मौर्य साम्राज्य में एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो अधिकारी होते थे इनके कार्य मौर्य साम्राज्य में कुछ और हो सकते थे और गुप्त साम्राज्य में जाकर के इनको कुछ मतलब और कार्य सौंप दिए जाते थे या किसी और क्षेत्र के अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते थे। तो मौर्य समय में, मौर्य काल में ये जो दंडपाल होता था ये क्या करता था? ये सेना की रसद और सामग्रियों को जुटाने व देखभाल करने का अधिकारी होता था, का अधिकारी। ठीक है, अगला देखते हैं, 12वें तीर्थ में चलते हैं, अंतःपाल। अंतःपाल ये क्या करता था? सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक या प्रधान अधिकारी ठीक है, एक होता था 13वां दुर्गपाल। देश के भीतरी दुर्गों का प्रधान अधिकारी। तो दोनों में अंतर या डिफरेंसेज को आप लोग समझिएगा। अंतःपाल क्या होता था? जो राज्य की सीमा पर दुर्ग होते थे उनका प्रधान अधिकारी होता था, और दुर्गपाल जो होता था ये देश के भीतरी दुर्गों का प्रधान अधिकारी होता था। दोनों में जो डिफरेंसेज है अंतःपाल और दुर्गपाल में, सीमावर्ती का ये है और देश के भीतरी भागों के जो दुर्ग बने हुए होते थे उनकी देखभाल करना, उनकी रक्षा करने का मुख्य अधिकारी या प्रधान अधिकारी कौन होता था? दुर्गपाल होता था। तो दोनों में अंतर को आपको, डिफरेंसेस को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला है 14वां नागरक। ठीक है, ये नगर का प्रमुख अधिकारी होता था, नगर का प्रधान अधिकारी, नगर का प्रधान अधिकारी। एक होता था, बहुत ही आईएमपी एग्जाम में खूब आया हुआ है, प्रशासता। ये राजकीय कागजातों और आदेशों को लिपिबद्ध व सुरक्षित रखने वाला अधिकारी।
ठीक है। 1/16वां है हमारा द्वारिक। इसका काम होता था राजमहलों की देखभाल करने वाला अधिकारी। करने वाला अधिकारी अधिकारी। एक होता था 17वां अंतर्वेशिक। इस सम्राट की अंगरक्षक सेना का मुख्य अधिकारी होता था। और 18वां तीर्थ में सबसे लास्ट आता है आटविक। ये वन विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। वन विभाग का प्रमुख अधिकारी। तो ये रहे अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, चाणक्य के अर्थशास्त्र में, उनका नाम विष्णुगुप्त भी मिलता है, उनके अर्थशास्त्र में जिन प्रशासनिक विभागों को जिनको तीर्थ नाम दिया गया है, 18 तीर्थों और उनके अधिकारियों का जिक्र या उनके कार्यों का जिक्र। यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इनको सुमेलित करने के लिए पूछा जाता है। तो सारे 18 तीर्थ हमारे क्लियर हो गए हैं और सब जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से IMP है। युवराज को छोड़िए, प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश होता था। ठीक है। नायक क्या करता था? युद्ध भूमि में सेना का संचालन करता था। कर्मांतिक क्या होता था? ये वाला क्वेश्चन बहुत ही IMP है। देश के जो उद्योग धंधे होते थे उनकी देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। व्यवहारिक से भी क्वेश्चन आया हुआ है। दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन होता था? व्यवहारिक होता था। मंत्र परिषद अध्यक्ष छोड़ दीजिए, आप कर ले जाएंगे। दंडपाल सेना को ये क्या करता था? सेना की रसद और सामग्रियों को जुटाने व देखभाल करने का अधिकारी। अंतपाल और दुर्गपाल में अंतर है। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था या देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। दुर्गपाल देश के भीतरी दुर्गों को देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। नागरिक क्या करता था? नगर का प्रधान अधिकारी होता था। नगर की प्रशासनिक व्यवस्था इसी के हाथ में होती थी। प्रशासता बहुत ही IMP है, क्वेश्चन आया हुआ है। राजकीय कागजातों और आदेशों को लिपिबद्ध करने वाला, सुरक्षित रखने वाला अधिकारी कौन होता था? प्रशासता होता था। दवारी कौन होता था? राजमहल जो होते थे उनकी देखभाल करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? दवारी कहते थे। अंतर्वेशिक कौन होता था? सम्राट की जो अंगरक्षक सेना होती थी उसकी देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। आटविक वन विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए RO PCS या IS में आते रहते हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। ये रहे 18 विभाग। इसके अलावा कुछ और विभाग भी है जो मतलब दिए गए हैं बहुत से अधिकारियों को, तो उन विभागों पर भी चर्चा करना जरूरी है। तो इसको मिटाते हैं और जो अन्य विभाग हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से IMP हैं, अब हम उन पर चलेंगे। ठीक है। ये 18 तीर्थ आपके समाप्त हो चुके हैं और यहां से आप ध्यान दीजिएगा कि तीर्थ किसे कहते हैं, कई बार एग्जाम में आया हुआ है और इन अधिकारियों से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब अन्य विभागों की तरफ हम लोग चलेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से IMP हैं। अन्य और कौन कौन से विभाग हैं और अधिकारी हैं जिनको कार्य सौंपे गए थे या जिनका अर्थशास्त्र में जिक्र मिलता है या मेगास्थनीज द्वारा जिक्र किया गया है या यूनानी लेखकों द्वारा जिक्र किया गया है, उन अधिकारियों की एक सूची हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अन्य विभाग और उनके अधिकारियों के बारे में। तो सबसे पहला हमारा जो आता है अधिकारी वो है पड़याध्यक्ष। पड़याध्यक्ष। ठीक है।
पणयाध्यक्ष कौन होता था? पणयाध्यक्ष जो होता था वो वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। व्यापार और वाणिज्य के अध्यक्ष को हम क्या कहते थे? पणयाध्यक्ष कहते थे। तो व्यापार व वाणिज्य का अध्यक्ष, वाणिज्य का अध्यक्ष, ये भी क्वेश्चन यहां से भी क्वेश्चन खूब उठे हुए हैं। दूसरा है सुराध्यक्ष। अब सुरा से मतलब आप लोग मदिरा से मत लगा लीजिएगा, या सोनाध्यक्ष, या सोनाध्यक्ष। ये कौन होता था? ये बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था या मेन अधिकारी होता था, जहां पे पशुओं को काटा पीटा जाता था। तो ये कौन होता था? बूचड़ खाने का अध्यक्ष, बूचड़ खाने का अध्यक्ष या अधिकारी। ठीक है। तीसरा एक होता था हमारा गणिकाध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष। ये क्या करता था? वेश्याओं का अध्यक्ष होता था, यानी वेश्याओं की देखरेख करने वाले अधिकारी को गणिकाध्यक्ष कहा जाता था। वेश्याओं का अध्यक्ष या इनकी देखरेख करने वाला अधिकारी। ठीक है। ये वाला तो बहुत ही आईएमपी है, खूब एग्जाम में पूछा गया है, सीताध्यक्ष। ठीक है। सीताध्यक्ष से क्वेश्चन आप पेपर उठा करके देखिए, खूब पूछा गया है सीताध्यक्ष कौन होता था। ठीक है। तो सीताध्यक्ष जो था ये राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। बहुत ही VIMP है। राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, यानी कि राज्य के अंतर्गत या राजा के अधीन जो भूमि होती थी या राजा की जो भूमि होती थी उस पे खेती बाड़ी करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? इसी की, सीताध्यक्ष की होती थी। ठीक है। अगला पांचवा देखें, आकराध्यक्ष। आकराध्यक्ष ये जो होता था ये राजकीय खानों का अध्यक्ष होता था, यानी जिन खानों से लोहा वोहा प्राप्त किया जाता था या धातुएं प्राप्त की जाती थे, उन खानों की देखभाल करने की मेन जिम्मेदारी अकराध्यक्ष की होती थी। तो ये राजकीय खानों की देखभाल करता था या उसका अध्यक्ष होता था। छठा, सूत्राध्यक्ष। ठीक है। ये कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष होता था। अध्यक्ष। एक है हमारा सातवां, लोहाध्यक्ष। लोहाध्यक्ष नाम से ही स्पष्ट है, धातु विभाग का अध्यक्ष। जो धातुएं प्राप्त होती थी वो राज के नियंत्रण में होती थी और उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? लोहाध्यक्ष की होती थी, धातु विभाग का अध्यक्ष। एक है हमारा आठवां, बहुत ही VIMP है, लक्षणाध्यक्ष। राजकीय छापे खाने का अध्यक्ष। बहुत ही VIMP है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। एक है हमारा नौवां, विविताध्यक्ष।
ये राजकीय चारागाह का अध्यक्ष होता था। एक है हमारा 10वां मुद्राध्यक्ष। ये पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था। पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। एक था नवाध्यक्ष। ये जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष था। जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष। एक है संस्थाध्यक्ष। संस्थाध्यक्ष ये क्या करता था? राजकीय मार्गों का अध्यक्ष था, यानी उसकी देखभाल करने वाला अधिकारी था। ठीक है। 13वां प्रदेष्टा या प्रादेशिक यह मंडल का प्रधान अधिकारी था। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान में रखना है कि मौर्यकालीन प्रशासन अनेक भागों में बटा हुआ था। ये मंडल को हम आधुनिक कमिश्नरी, जैसे जो कमिश्नरी है ना, तो आधुनिक कमिश्नरी के समान समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रदेष्टा था, ये प्रदेष्टा था या प्रादेशिक था, यह मंडल का प्रधान अधिकारी होता था, जो आधुनिक कमिश्नरी के समान हम कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। पर्याध्यक्ष कौन था? व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष था। सुराध्यक्ष या सुनाध्यक्ष क्या था? बूचड़ खाने का अध्यक्ष था। गणिकाध्यक्ष वेश्याओं का अध्यक्ष था। सीताध्यक्ष बहुत ही वीआईएमपी है, एकदम याद करके रखिएगा। राजकीय कृषि विभाग का प्रमुख अधिकारी सीताध्यक्ष होता था। अकराध्यक्ष राजकीय खानों का अध्यक्ष होता था। सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष होता था। लोहाध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष था। लक्षणाध्यक्ष छापे खाने का अध्यक्ष था। विविधताध्यक्ष राजकीय चारागाह का अध्यक्ष था। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अधिकारी होता था। मुख्य अध्यक्ष था। नवाध्यक्ष जो होता था जहाजरानी नौसेना विभाग का अधिकारी था। संस्थाध्यक्ष राजकीय मार्गों का अध्यक्ष था। ठीक है। प्रदेष्टा या प्रादेशिक मंडल का प्रधान अधिकारी या जिले के प्रधान अधिकारी को मौर्य काल में क्या कहते थे? प्रदेष्टा कहते थे। तो यहाँ पे प्रदेष्टा जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कहा जाता था, और प्रादेशिक जो कहा जाता था वो अशोक के शासन काल में इसको प्रादेशिक कहा जाता था। क्योंकि प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रांत, पहले स्थान पे प्रांत आते थे। प्रांत को किस में विभाजित किया गया था? मंडल में विभाजित किया गया था। ठीक है। तो प्रांत के बाद कौन आता है? मंडल आता है। अब मंडल के नीचे कौन आते हैं? अब इसको देख लेते हैं। ठीक। अब इसमें हम देखेंगे कि मंडल को, 14वां फैक्ट, मंडल को जिले में बांटा गया था। ठीक है। अब मंडल का विभाजन किसमें किया गया था? जिले में किया गया था। तो सबसे ऊपर कौन आता है? प्रांत आता है। प्रांत के बाद कौन आता है? मंडल आता है। और मंडल के बाद क्या आता है? जिला आता है। ठीक है। और इस जिले के जिला आता है। अर्थशास्त्र में हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र में जिले को आहार या विषय कहा गया है। आहार या विषय कहा गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में या
अर्थशास्त्र में जिले को क्या कहा गया है? तो जिले को आहार कहा गया है या विषय कहा गया है? ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखते हैं हम लोग जिले को। हमने देख लिया प्रांत, सबसे ऊपर प्रांत, प्रांत के नीचे मंडल, मंडल के नीचे जिले हैं। जिले को अर्थशास्त्र में या कौटिल्य ने क्या कहा है? आहार या विषय कहा है। ठीक है। अब जिले का विभाजन कहाँ किया गया? जिले के नीचे कौन आते हैं? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जिले के नीचे, जिले के नीचे नीचे स्थानीय, स्थानीय होते थे, स्थानीय होते थे। ठीक है। तो जिले के नीचे हम लोग क्या देख रहे हैं? जिले के नीचे स्थानीय होते थे। ठीक। और स्थानीय की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती थी कि स्थानीय, स्थानीय के अंतर्गत 800 ग्राम होते थे, 800 गांव होते थे। ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि स्थानीय के अंतर्गत कितने ग्रामों का समूह होता था? यानी कि 800 ग्रामों का समूह होता था, यानी 800 ग्राम इसके अंतर्गत आते थे, स्थानीय के अंतर्गत आते थे। अब स्थानीय के नीचे चले कि स्थानीय के नीचे क्या होता था? प्रशासनिक जो विभाजन किया गया था, तो यहां पे हम लोग देखेंगे स्थानीय के नीचे दो द्रोणमुख होते थे, द्रोणमुख होते थे। तो स्थानीय के नीचे अगर क्वेश्चन करें कि भैया कितने द्रोणमुख होते थे, तो आपका ऑप्शन जाता है कि 2 द्रोणमुख होते थे। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि प्रत्येक द्रोणमुख में, प्रत्येक द्रोणमुख में, यहां पे 800 ग्राम है स्थानिक के अंतर्गत, द्रोणमुख के अंतर्गत 2 द्रोणमुख हैं, तो प्रत्येक द्रोणमुख में 400 ग्राम होते थे। यानी कि एक द्रोणमुख में 400 ग्राम और दूसरे द्रोणमुख में 400 ग्राम, 400 ग्राम होते थे। ठीक है। अब द्रोणमुख के नीचे क्या होते थे, ये इसको देखना है। तो अगला पॉइंट हमारा जाता है द्रोणमुख के नीचे, द्रोणमुख के नीचे खारवटिक, खारवटिक थे। ठीक है। अब खारवटिक के अंतर्गत कितने ग्रामों का समूह था? खारवटिक के अंतर्गत 200 ग्रामों का समूह था, यानी 200 ग्राम इसके अंतर्गत आते थे, खारवटिक के अंतर्गत। ठीक है। अब खारवटिक के नीचे क्या होते थे? खारवटिक के नीचे या अंतर्गत, खारवटिक के नीचे 20 संग्रहण होते थे, 20 संग्रहण। खारवटिक के नीचे कितने संग्रहण है? 20 संग्रहण होते थे। और प्रत्येक संग्रहण में, प्रत्येक संग्रहण में 10 ग्राम होते थे, यानी 10 गांवों का समूह होता था। तो ये क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन खूब आते हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा अब ऐसे हम लोग देखते हैं कि मौर्य काल में प्रशासन की सबसे उच्च इकाई कौन सी थी? तो सबसे प्रशासन के मतलब पहले पायदान पे आता था प्रांत। ऐसे हम अगर देखें तो पहले पायदान पर कौन आएगा? दिख रहा है कि नहीं? हाँ, अगर हम देखें तो पहले पायदान पे कौन आएगा? अब हम लोग क्रम से चलेंगे। प्रांत होते थे। ठीक है। इसके बाद कौन आता था? मंडल आता था। इसके बाद कौन आता था? जिला आता था या जिले आते थे। ठीक है। जिले के बाद क्या आता था? स्थानीय आता था। ठीक है। स्थानीय के बाद क्या आता था? द्रोणमुख आता था।
द्रोणमुख के बाद क्या आता था? खारवटिक आता था, और खारवटिक के बाद क्या आता था? संग्रहण आता था। ठीक है, और संग्रहण के बाद क्या आएगा? हमारा ग्राम आएगा। ये है मौर्यकालीन प्रशासनिक इकाई। सबसे ऊपर प्रांत, फिर मंडल, फिर जिले, फिर स्थानीय, फिर द्रोणमुख, फिर खारवटिक, फिर संग्रहण, फिर ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि स्थानीय के अंतर्गत मैंने सारी चीजें बता दिया। स्थानीय के अंतर्गत कितने ग्राम थे? स्थानीय के अंतर्गत 800, कुल 800 ग्राम थे। ठीक है, इसको आपको याद करके रखना है। द्रोणमुख की अगर बात करें तो दो द्रोणमुख होते थे, तो प्रत्येक द्रोणमुख में 200 ग्राम होते थे, यानी 200 ग्राम। दो द्रोणमुख में, यहाँ पे मैंने बताया है 2 द्रोणमुख होते थे, प्रत्येक द्रोणमुख में कितने ग्राम होते थे? अरे सॉरी यार, 400 ग्राम होते थे। ठीक है, तो प्रत्येक द्रोणमुख में 400 ग्राम होते थे, 400 गांव शामिल होते थे। ठीक, अब देखिए खारवटिक की बात हो रही है, तो खारवटिक में द्रोणमुख के नीचे खारवटिक थे, और खारवटिक में कितने ग्राम होते थे? 200 गांवों का समूह था, 200 गांव इसके अंतर्गत आते थे। ठीक है, खारवटिक के नीचे क्या थे? संग्रहण थे। संग्रहण की संख्या कितनी है? 20 है, टोटल 20 है, और 20 संग्रहण है, और प्रत्येक संग्रहण में कितने ग्राम शामिल थे? 10 ग्राम शामिल थे। ठीक है, और ग्राम जो है प्रशासनिक संरचना की सबसे छोटी इकाई थी। सबसे नीचे कौन आता था? ये ग्राम आते थे। ठीक है, और ये जो संग्रहण का मुखिया, जो संग्रहण का मुखिया होता था, उसको क्या बोला जाता था? इसके मुखिया को गोप। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि संग्रहण के मुखिया को क्या कहा जाता था, तो आपका ऑप्शन जाता है गोप कहा जाता था। ये रहे कुछ अधिकारी और विभाग मौर्य प्रशासन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। इसको मिटाने के बाद फिर कुछ चीजें और बची हुई हैं, जिसको हम वीडियो को थोड़ा पॉज करते हैं। पॉज करने के बाद कुछ चीजों को और हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, आइए मौर्य साम्राज्य से कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं, जो कि आईएमपी है, और इसके बाद ये वाली क्लास समाप्त हो जाएगी। थोड़ा सा सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन से कुछ चीज़ें हल्का फुल्का बचेंगे, जिसको दूसरी क्लास में हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने कई सारी चीज़ें देख ली हैं यहाँ पे। अब कुछ और फैक्ट्स हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही वीआईएमपी है, उस फैक्ट को देखेंगे और आज की क्लास को यहाँ पर क्लोज करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला फैक्ट जाता है, अभी हम मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो पहला फैक्ट है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने जिले के अधिकारियों को, जिले के अधिकारियों अधिकारियों को एग्रोनोमोई एग्रोनोमोई कहा है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन अगर आता है कि मेगास्थनीज जिले के अधिकारियों को क्या बोलता है, तो आपका ऑप्शन जाता है एग्रोनोमोई कहता है। ठीक है, नगर पालिका की अगर नगरों के प्रशासन की अगर बात करें, तो दूसरा फैक्ट है नगरों का प्रशासन। नगरों का प्रशासन प्रशासन नगर पालिकाओं नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। ठीक है, नगर पालिका परिषद होती थी, और नगर पालिका परिषद द्वारा नगरों का प्रशासन चलाया जाता था। और इसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की एक नगर पालिका परिषद का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तीसरा फैक्ट, मेगास्थनीज ने
मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र की नगर पालिका परिषद का उल्लेख किया है, जिसमें 5 सदस्यों वाली 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है। अगर क्वेश्चन करे कि मेगस्थनीज ने कहाँ की नगर पालिका परिषद का उल्लेख किया है, तो आपका ऑप्शन जाता है पाटलिपुत्र की नगर पालिका परिषद का उल्लेख किया है, या पूछे कि वो जो परिषद होती थी वह उसमें कितने सदस्य होते थे, 5 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे प्रत्येक समिति में, यानी 6 समिति है तो 6 समितियों में प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। और कुल कितनी समितियों का उल्लेख किया है? 6 समितियों का उल्लेख किया है। अब यहाँ से क्वेश्चन उठा हुआ है कि पहली समिति किसकी देखरेख करती थी, दूसरी समिति किसकी करती थी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं सब समितियां किसकी देखरेख करती थी। तो चलिए इसको पहला देखते हैं कि पहली समिति किसकी देखरेख करती थी। चौथा फैक्ट, पहली समिति एक औद्योगिक कलाओं का निरीक्षण करती थी। औद्योगिक कलाओं का निरीक्षण। पहली समिति क्या करती थी? औद्योगिक कलाओं का निरीक्षण करती थी। ठीक है। पांचवा फैक्ट, दूसरी समिति की अगर बात किया जाए, दूसरी समिति ये क्या करती थी? यह विदेशियों के भोजन, आवास व चिकित्सा का प्रबंध करती थी। ठीक है। दूसरी समिति का क्या काम था? ये वाला यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो दूसरी समिति है ये इसका कार्य क्या था। तो आपका ऑप्शन जाता है कि दूसरी समिति का कार्य क्या था? यह विदेशियों से संबंधित थी। ठीक है। ये जो भारत में विदेशी आते थे उनके भोजन की व्यवस्था करना, आवास की व्यवस्था करना, उनके चिकित्सा की व्यवस्था करना किस समिति की जिम्मेदारी होती थी? दूसरी समिति की जिम्मेदारी होती थी। ठीक है। साथ ही इनके नैतिक आचरण की भी देखरेख करती थी। अगर ये शहर से बाहर जाते थे तो इनको सामानों की सुरक्षा भी करती थी, और ये किस तरह से मतलब कार्य कर रहे हैं, कोई मतलब इनके कार्यों का भी निरीक्षण करती थी। ठीक है। अब हम चलते हैं छठे फैक्ट पे। तीसरी समिति इसका काम क्या था? जनगणना का हिसाब। ठीक है। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत जो क्षेत्र शामिल थे उनमें कितने लोग रह रहे हैं, किनका जन्म हो रहा है, किनकी मृत्यु हो रही है, तो जनगणना का हिसाब किताब कौन रखती थी? तीसरी समिति रखती थी। ठीक है। सातवें फैक्ट में चलें। चौथी समिति का क्या काम था?
चौथी समिति नगर के व्यापार वाणिज्य की देखरेख, व्यापार वाणिज्य की देखरेख। नगर में जो व्यापार और वाणिज्य के कार्य होते थे, संपादित किए जाते थे, उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी किस समिति की होती थी? तो आपका ऑप्शन जाता है कि चौथी समिति की होती थी। ठीक है। आठवां फैक्ट अगर देखा जाए, पांचवी समिति ये उद्योग समिति थी, उद्योग समिति। ठीक है। ये उद्योग धंधों से समझती थी और मेन इसका काम क्या था कि मार्केटिंग जो हो रहा है बाजार में, जो क्रय विक्रय का काम हो रहा है, जो व्यापारी कर रहे हैं, तो ये मेनली उसमें देखती थी कि कोई मिलावट का काम तो नहीं हो रहा है, मिलावट को रोकती थी। ठीक है ना। मुनाफाखोरी पर ध्यान देती थी और उसको नियंत्रित करने का काम करती थी। इस तरह से इसके अनेक प्रकार के पांचवी समिति के कार्य होते थे। ठीक है। अब नौवां फैक्ट देखते हैं, छठी समिति इसका काम क्या 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 होता था? जो क्रय विक्रय की वस्तुओं, क्रय विक्रय की वस्तुओं का वस्तुओं पर कर वसूलना। तो छठी समिति का क्या काम था? क्रय विक्रय की वस्तुओं पर कर वसूलने का काम छठी समिति का होता था। तो एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही आईएमपी है। नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता है, किसने वर्णन किया है? आपका ऑप्शन जाता है मेगास्थनीज ने वर्णन किया है, इस बात को जिक्र किया है। मेगास्थनीज ने कहा कि नगर पालिका परिषद का उल्लेख किया है, तो आपका ऑप्शन जाता है पाटलिपुत्र। ठीक है। अब उसने कितनी समितियों का उल्लेख किया है? आपका ऑप्शन जाता है 6 समितियों का उल्लेख किया है। पूछा जाए क्वेश्चन की 6 समिति में, प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? तो आपका ऑप्शन जाता है 5-5 सदस्य होते थे। पहली समिति औद्योगिक कलाओं का निरीक्षण करती थी, दूसरी विदेशियों के बारे में देख रेख करती थी, तीसरी समिति जनगणना का हिसाब करती थी, चौथी नगर के व्यापार और वाणिज्य का देखरेख करती थी, पांचवी उद्योग समिति थी जो मिलावट मुनाफाखोरी आदि के बारे में जानकारी लेती थी या देखरेख करती थी, छठी समिति क्रय विक्रय की वस्तुओं पर, इसका काम क्या था? कर को वसूलना था। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारी समितियां बहुत ही आईएमपी है, इनको आप याद करके रखोगे। ठीक है। 10वां फैक्ट जाता है, मेगास्थनीज ने नगर के पदाधिकारियों को एस्टोनोमोई कहा है। ठीक है। अब अगर यहां से क्वेश्चन आता है कि मेगास्थनीज नगर के पदाधिकारियों को क्या कहता है, क्वेश्चन आया हुआ भी है, एस्टोनोमोई कहता है। 11वां फैक्ट हमारा है, ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्राम का मुखिया ग्रामणी होता था। ठीक है। गांव के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। जैसे आजकल के गांव ग्राम प्रधान होते हैं, वैसे उस समय ग्रामणी होते थे। ठीक है। तो इनको भी कई तरह के कार्य ग्राम से संबंधित, जिस समय आजकल जैसे कार्य सौंपे जाते हैं, उसी प्रकार के कार्य इनको भी सौंपे जाते थे। ठीक है। अगला देखें, 12वां फैक्ट, गोप नामक कर्मचारी
नामक कर्मचारी ग्राम सभा के कार्यालय की देख रेख करता था। ग्राम सभा के कार्यालय में जितने भी कार्य आते थे, ठीक है, भूमि से संबंधित कार्य आते थे, ठीक है, भूमि से संबंधित कार्य हो गए या भूमि कर से संबंधित कार्य हो गए, छोटे मोटे न्यायिक कार्य हो गए, कुछ आते थे तो उनको उनके प्रबंध करने की जिम्मेदारी या देख रेख करने की जिम्मेदारी ग्राम सभा का एक कर्मचारी होता था, जिसका नाम था गोप, इसकी जिम्मेदारी होती थी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही आईएमपी है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम 13वें फैक्ट की बात करें तो अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्यायालयों का जिक्र हुआ है। न्याय व्यवस्था में अगर हम चले तो दो प्रकार के न्यायालयों का वर्णन है। ठीक, एक था, पहला है धर्मस्थी, जिसको हम कहते हैं दीवानी न्यायालय। ठीक है, और दूसरा क्या था, कंटक शोधन, जिसे हम कह सकते हैं फौजदारी न्यायालय। ठीक, तो दो प्रकार के अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्यायालयों का जिक्र हुआ है। एक धर्मस्थी, अगर क्वेश्चन करें कि धर्मस्थी क्या था तो आपका ऑप्शन जाता है कि यह दीवानी न्यायालय था। कंटक शोधन क्या था तो आपका ऑप्शन जाता है फौजदारी न्यायालय था, यानी मार झगड़े मारपीट से संबंधित मुकदमे इसमें आते थे। ठीक है, हिंसा से संबंधित, और दीवानी से संबंधित समझ रहे हैं, सिविल न्यायालय जो होता था इसमें भूमि से संबंधित वगैरह तमाम तरह के मुकदमे जो आते थे वो दीवानी न्यायालय में आते थे। ठीक, इसका जिक्र कहाँ हुआ है तो आपका ऑप्शन जाता है अर्थशास्त्र में हुआ है। ठीक, या अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के न्यायालयों का जिक्र हुआ है तो आपका ऑप्शन जाता है दो प्रकार के न्यायालयों का जिक्र हुआ है। लेकिन पूरे साम्राज्य में सबसे बड़ा जो न्यायाधीश होता था, ठीक है, वो कौन होता था, राजा होता था। सीधी सी बात है, राजा ये सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। ठीक, राजा जनता की अंतिम अदालत होता था। और ये जो यहाँ पर भी जो न्यायाधीश बैठते थे उसमें यार साथ में ऐसा जिक्र आया है कि सब में तीन तीन मुख्य न्यायाधीश बैठते थे। फौजदारी न्यायालय में 3 न्यायाधीश और दीवानी न्यायालय में 3 न्यायाधीश होते थे जो मुकदमे का निर्णय करते थे। और अगर किसी प्रकार की समस्या होती थी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया तो उसी तरह से हम समझ सकते हैं कि राजा जो था, जो शासक था, जो सम्राट था, वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था। यानी कि सबसे बड़ा न्यायाधीश जो था वो सम्राट या शासक होता था। ठीक है, देखिए 14वां फैक्ट अगर हम देखें तो न्याय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ऐसा जिक्र मिलता है कि मौर्य काल में, और मौर्य काल में खासकर चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में न्याय व्यवस्था बहुत ही कठोर थी। ठीक है, और उसमें जो है कई तरह के दंड दिए जाते थे अपराधियों को, और ऐसा जिक्र मिलता है, मेगस्थनीज ने भी जिक्र किया हुआ है कि बहुत ही कठोर दंड अपराधियों को दिया जाता था। अंग भंग कर दिया जाता था, विष दे करके मारा जाता था, पानी में डुबो कर मारा जाता था, हाथी के पैरों को नीचे कुचलवा करके मारा जाता था, चोरी करने या कर की चोरी करने वालों को फांसी की सजा दी जाती थी। तो तमाम तरह के ऐसे मतलब कठोर न्याय व्यवस्था थी। तो इसी पर मेगस्थनीज ने बोला है कि न्याय व्यवस्था इतनी कठोर थी कि अपराध बहुत ही कम होते थे। छोटे छोटे अपराधों में भी कोड़े मारे जाते थे, अंग भंग कर दिया जाता था। तो बड़े अपराध की बात ही आप छोड़ दीजिए थे। बाद में अशोक जब सम्राट बनता है तो न्याय व्यवस्था में थोड़ा सुधार लाता है और उसको थोड़ा सा नरम बनाता है। तो ये चीजें हो गई। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि गुप्तचर विभाग क्या होता था। अर्थशास्त्र में इसका जिक्र हुआ है। तो अर्थशास्त्र में
महामात्या सर्प, महामात्या सर्प नामक अधिकारी का जिक्र हुआ है, जो गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी था। ये महामात्या सर्प कौन था? गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी, यानी गुप्तचर विभाग किसके अधीन होता था? तो आपका ऑप्शन जाता है महामात्या सर्प के अधीन होता था। ठीक, इसके बाद अर्थशास्त्र में ही, ठीक, अर्थशास्त्र में दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है, दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। पहला क्या है? संस्था, और दूसरा क्या था? संचरा। तो अगर क्वेश्चन करे कि भैया अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है, तो आपका ऑप्शन जाता है दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। पहला क्या है? संस्था है, दूसरा क्या है? संचरा है। संस्था जो गुप्तचरों की श्रेणी थी, संस्था का मतलब एक जगह रह करके, ये एक जगह रह करके गुप्तचरी का काम करते थे, एक जगह रहते थे और गुप्तचरी का काम करते थे। और संचरा जो होते थे, ये घूम घूम कर गुप्तचर का काम करते थे। तो संस्था और संचरा। और ऐसा भी उल्लेख मिलता है, अर्थशास्त्र में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वेश्याएं भी गुप्तचर का काम करती थी, वेश्याएं भी गुप्तचर का काम करती थी। ठीक है, एक अगला फैक्ट है हमारा जो कि बहुत ही VIMP है, इसको इधर देखते हैं। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन करता है कि भैया अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है, तो आपका ऑप्शन जाता है कि अर्थशास्त्र में या कौटिल्य ने या चाणक्य ने या विष्णुगुप्त ने गुप्तचरों को क्या कहा है, तो आपका ऑप्शन जाता है कि गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। ठीक, अब देखते हैं कि यूनानी लेखक गुप्तचरों को किस संज्ञा से क्या संज्ञा प्रदान करते हैं। तो अगला फैक्ट देखें तो यूनानी लेखक गुप्तचरों को निरीक्षक या ओवरसीयर्स कहते हैं। ठीक, अब देखिए यूनानी लेखक क्या कहते हैं या रोमन लेखक क्या कहते हैं गुप्तचरों को? या तो निरीक्षक आपका ऑप्शन होता है या तो ओवरसीयर्स आपका ऑप्शन होता है। ठीक है, और अर्थशास्त्र क्या कहता है? गूढ़ पुरुष कहता है। ठीक, इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग भी था, तो पुलिस विभाग को क्या कहा जाता था? तो अर्थशास्त्र में पुलिस को क्या कहा गया है? अर्थशास्त्र में पुलिस को रक्षिन कहा गया है। ठीक है, पुलिस को क्या कहा गया है अर्थशास्त्र में?
तो आपका ऑप्शन जाता है रच्छिन कहा गया है। ठीक, अब अगर भूमिकर की बात करें तो भूमिकर को क्या कहा जाता था? भूमिकर को भाग कहा जाता था। आगे हम चलेंगे, जब गुप्त साम्राज्य में चलेंगे तो यहीं पर भूमिकर के कई नाम मिलना शुरू हो जाते हैं। भाग, भोग, बलि, उद्रंग, ऐसे करके कई नाम मिलने शुरू हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस उसको देख लेंगे। लेकिन मौर्य काल में मौर्य काल में भूमिकर को क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। और राजकीय भूमि से प्राप्त जो आय होती थी, ठीक है, एक भूमि ऐसी होती थी जो राजा के नियंत्रण में होती थी, और सीताध्यक्ष नामक अधिकारी उस भूमि का मेन बंदोबस्त अधिकारी होता था। उसी की देखरेख में वहां पे कृषि कार्य किया जाता था। तो राजकीय भूमि से जो कर एकत्र होता था, या जो आय आती थी, उसको क्या कहा जाता था? इसको देख लेते हैं। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। बहुत ही VIMP है, एग्जाम के दृष्टिकोण से कई बार पूछा गया है। राजकीय भूमि से प्राप्त आय सीता कही जाती थी। ठीक है, दो ऐसे कर्मचारी थे जो प्रांतों से करों को एकत्र करने के लिए जिम्मेदार होते थे। तो दो कर्मचारी कौन कौन से थे? स्थनिक तथा गोप। स्थनिक तथा गोप नामक कर्मचारी प्रांतों से कर एकत्र करते थे। प्रांतों से कर एकत्र करते थे। ठीक है, ये रहा मौर्य साम्राज्य में खासकर चंद्रगुप्त मौर्य के समय की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत ये सारी चीजें शामिल हैं। बहुत ही VIMP एग्जाम के दृष्टिकोण से इस पर आप एकदम पूरी तरह से ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे कि अशोक के शासनकाल में इसमें क्या थोड़ा बहुत सुधार किया गया, या कुछ क्या नए शब्द मिलते हैं। इसको देख करके इस वीडियो को इस क्लास को हम क्लोज करेंगे। इस समय की देखिए सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि सैनिकों को वेतन कैसे दिया जाता था, भूमिकर कितना लिया जाता था। ये चीज भी बहुत ही IMP है। भूमिकर 1/6 भाग लिया जाता था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, भूमिकर कितना होता था? 1/6 भाग लिया जाता था। ठीक है, और साथ में ऐसा जिक्र भी मिलता है कि कई प्रकार की चीजों को देखते हुए भूमिकर को घटा और बढ़ा भी दिया जा सकता था, लेकिन मेनली 1/6 भाग भूमिकर दिया जाता था। ठीक, और सैनिकों को अगर वेतन की बात करें तो सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। सेना की अगर बात करें तो जैसे पाटलिपुत्र का वर्णन मेगस्थनीज ने किया है कि 6 समितियां होती थी, सब में 5 सदस्य होते थे। उसी प्रकार से सेना का प्रबंध करने के लिए भी 6 समितियां थी जिसके 5 सदस्य होते थे। मेगस्थनीज के अनुसार, अगला फैक्ट देखें, मेगस्थनीज के अनुसार सेना का प्रबंध 6 समितियों द्वारा किया जाता था। 6 समितियों द्वारा, प्रत्येक में 5 सदस्य, प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। अब हमको ये देखना है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जल्दी से, पहली समिति किसका व्यवस्था करती थी?
तो पहली समिति जल सेना का व्यवस्था करती थी, देख रेख करती थी, जल सेना। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी समिति, दूसरी किसकी व्यवस्था करती थी? सेना की जो सामग्री होती थी, हाँ, दूसरी समिति की अगर बात किया जाए, ये जो है सामग्री, रसद, यातायात की व्यवस्था करती थी। तीसरी समिति, तीसरी समिति की अगर बात किया जाए तो ये पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी, पैदल सैनिकों की देखरेख या व्यवस्था करती थी। ठीक है, चौथी समिति देखा जाए, चौथी समिति, तो चौथी समिति अश्वारोही सेना की, अश्वारोही सेना की व्यवस्था या देखरेख। पांचवी समिति गज सेना या हस्त सेना, गज सेना या हस्त सेना की व्यवस्था। ठीक है, छठी समिति, छठवीं की अगर बात करें तो ये रथ सेना की व्यवस्था। तो यहां से भी क्वेश्चन वन लाइनर और वन लाइनर भी पूछ सकता है कि चौथी समिति क्या करती थी, पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी क्या करती थी, छठवीं क्या करती थी, या तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सुमेलित करने के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ को आप सुमेलित करिए। तो प्रथम समिति क्या करती थी, अब इसका विवरण किसने दिया है? मेगास्थनीज ने दिया है। आपका ऑप्शन जाता है, इसका भी 6 समितियां, इसके लिए 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5-5 सदस्य होते थे। पहली समिति क्या करती थी? जल सेना की व्यवस्था करती थी। दूसरी समिति मतलब सेना की जो सामग्री, रसद, यातायात आदि की व्यवस्था की जिम्मेदारी दूसरी समिति की होती थी। तीसरी समिति की जिम्मेदारी होती थी पैदल सैनिकों की देखरेख करने की। चौथी समिति की जिम्मेदारी अश्वारोही सेना की व्यवस्था या देखरेख करने की होती थी। पांचवी समिति गज सेना या हस्त सेना की व्यवस्था करना या देखरेख करनी होती थी व्यवस्था के साथ साथ। और छठी समिति रथ सेना की व्यवस्था करती थी या देखरेख करती थी। ठीक है, अब देखते हैं कि अशोक के शासनकाल में कुछ परिवर्तन आए हुए हैं, तो उसको देख लेते हैं। हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसमें देखते हैं कि अर्थशास्त्र की जो मंत्र परिषद थी, अर्थशास्त्र की मंत्रिपरिषद को अशोक के शिलालेखों में, अशोक के शिलालेखों में परिषा कहा गया है। परिषा कहा गया है। ठीक है, यानी कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो मंत्रिपरिषद जिसको बोला जाता था, उसी को अशोक के समय में क्या कहा जाता था? आपको ऑप्शन जाता है, परिषा कहा जाता था। ठीक, अब अगला अगर फैक्ट देखा जाए तो अशोक के अभिलेखों में 5 प्रांतों का जिक्र मिलता है। 5 प्रांत और उनकी राजधानियां। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं सुमेलित करने के लिए या वन लाइनर। तो हमारा अगला फैक्ट जाता है कि अशोक के अभिलेखों में, अशोक के अभिलेखों में
अभिलेखों में 5 प्रांतों का जिक्र है। 5 प्रांतों का वर्णन है। अब यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि वो 5 प्रांत कौन कौन से हैं और उन 5 प्रांतों की राजधानियां क्या क्या थी। तो सबसे पहले चलते हैं हम पहले की तरफ। तो पहला अगर हम देखें तो उत्तरापथ। पहला क्या है? उत्तरापथ। इसकी राजधानी तक्षशिला। तक्षशिला, ठीक है। दूसरा क्या है? अवंतीरट। अवंतीरट। अब इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी, जहां का अशोक राज्यपाल था, ठीक है। अब तीसरा अगर देखा जाए तो दक्षिणापथ। तीसरा क्या था? दक्षिणापथ। और दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी। चौथा प्राच्य या पूर्वी। प्राच्य या पूर्वी। इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक है। तो उसके 5 प्रांतों में 4 प्रांतों का जिक्र हुआ। 4 प्रांतों की राजधानी और इन चारों प्रांतों के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन कि उत्तरापथ की राजधानी क्या थी, तो आपका ऑप्शन जाता है तक्षशिला थी। अवंतीरट की राजधानी क्या थी, तो आपका ऑप्शन जाता है उज्जैनी थी। दक्षिणापथ की राजधानी कौन थी, तो आपका ऑप्शन जाता है सुवर्णगिरी थी। प्राच्य या पूर्वी की राजधानी कौन सी थी, तो आपका ऑप्शन जाता है पाटलिपुत्र थी। इसके अतिरिक्त अभिलेखों में अन्य प्रांतों का भी जिक्र मिला हुआ है। प्रांतों में युवराजों को या जो योग्य मतलब अमात्य होते थे या कुशल, जिनके अंदर कुशलता होती थी, उनको नियुक्त कर दिया जाता था। प्रांतों या राज्यों का, छोटे राज्यों का, बड़े राज्यों का राज्यपाल या उपराजा भी नियुक्त कर दिया जाता था। इतिहास में कई ऐसे जिक्र हुए हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि उसके अशोक के अभिलेखों में कई प्रशासनिक अधिकारियों का जिक्र मिला हुआ है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में नहीं मिलता है। उसमें से एक हमारा है अशोक के अभिलेख में मिलने वाले कर्मचारी अधिकारियों में एक है युक्त। ठीक। अब युक्त है, युक्त का काम क्या था? ये चीज बहुत ही आईएमपी है, क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो देख लेते हैं हम। युक्त क्या करता था? ये जिले का अधिकारी था। जिले का अधिकारी। कहने का मतलब क्या है कि आजकल का जिला अधिकारी जो काम करता है उसी प्रकार के कार्य इसको सौंपे गए थे। तो युक्त क्या था? जिले का अधिकारी होता था, ठीक है। इसी युक्त का उल्लेख अर्थशास्त्र में लेखाकार के रूप में मिलता है। लेखाकार, ठीक है। अब देखिए कौटिल्य के समय में, या हम कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, युक्त क्या था? लेखाकार था। लेकिन अशोक के समय में युक्त क्या था? जिले का अधिकारी था। तो दोनों में अंतर है। अगर उसके प्रशासन के बारे में क्वेश्चन करेगा चंद्रगुप्त मौर्य के, तो युक्त का क्या हो जाएगा? लेखाकार हो जाएगा। और अशोक के समय में अगर क्वेश्चन करेगा तो युक्त क्या हो जाएगा? जिले का अधिकारी हो जाएगा। तो मैंने कहा हुआ था कि कई सारी चीजें बदलती हुई आपको मिलेंगी, ठीक है। अधिकारी से लेकर के इकोनॉमिकल शब्दावलियां भी हैं जो किसी के प्रशासन में कुछ है, किसी के प्रशासन में कुछ है,
ठीक। एक और अधिकारी का जिक्र मिलता है जिसका नाम है उसके अभिलेख में रज्जुक। ऐसा कहा जाता है कि यह सदैव अपने पास रस्सी रखता था। ठीक है, इसीलिए कुछ विद्वानों ने ऐसा अनुमान लगाया या जिक्र किया हुआ है कि यह एक प्रकार का बंदोबस्त अधिकारी होता था। बंदोबस्त अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी। ठीक है, मतलब भूमि से संबंधित, भूमि का बंदोबस्त करने से संबंधित अधिकारी जो होता था वो रज्जुक होता था। ठीक है, तो ये चीज याद करके रखना है। एक हमको जिक्र मिलता है इसी में प्रादेशिक का। ठीक, ये जो है मंडल का प्रमुख अधिकारी होता था, मंडल का अधिकारी। हाँ, यहां से एक चीज हम लोग क्लियर कर लें, ये जो रज्जुक था पहले एक प्रकार से बंदोबस्त अधिकारी था, या हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी था। ठीक है, और अशोक एक जगह अपने अभिलेख में कहता है कि मैंने रज्जुकों के हाथ में प्रशासन सौंप करके मतलब रज्जुकों के हाथों में मैंने प्रशासन सौंप करके मैं पूरी तरह से क्या हो गया हूँ, आश्वस्त हो गया हूँ, किसी प्रकार की मुझे कोई समस्या नहीं है। तो कहने का मतलब बाद में ये जो रज्जुक होते थे इनको प्रशासनिक प्लस न्यायिक, बाद में इनको प्रशासन के साथ साथ न्यायिक कार्यों से भी जोड़ दिया गया था। तो इस चीज को आपको याद करके रखना है कि बंदोबस्त अधिकारी यानी प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ बाद में इनको न्याय से संबंधित कार्य भी सौंप दिए गए थे, किनको, रज्जुकों को। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आईएमपी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। प्रादेशिक जो होता था ये मंडल का अधिकारी होता था, जैसे कि इस समय के कमिश्नरी या कमिश्नर होते हैं उसी प्रकार का ये प्रादेशिक अधिकारी होता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैंने अशोक के शासनकाल में पढ़ा दिया है कि अशोक ने अपने शासनकाल के 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। ठीक, ऐसे करके कई अधिकारियों की नियुक्ति की हुई थी। तो देख लेते हैं कुछ और अधिकारी जिसमें से धम्म महामात्र बहुत ही आईएमपी हैं। हालांकि अशोक का पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ, उस चैप्टर में आप जाएंगे तो किस शिलालेख में क्या कहा गया है, किस शिलालेख में किन अधिकारियों की नियुक्ति की बात करी गई है, सारी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पे मैं प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर उन चीजों का जिक्र मैं नहीं करूंगा। धम्म महामात्र, धम्म महामात्र, अब इनका क्या कार्य होता था, किस उद्देश्य से अशोक ने इनकी नियुक्ति करी हुई थी, ये चीज आईएमपी है। तो इनका कार्य क्या होता था, विभिन्न संप्रदायों के बीच, विभिन्न संप्रदायों के बीच सामंजस्य, या हम कह सकते हैं तालमेल बनाए रखना। विभिन्न संप्रदाय, जो विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग, धर्म को मानने वाले, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय के लोग या धर्म को मानने वाले निवास करते थे, उनके बीच किसी प्रकार का कलह न हो, झगड़ा न हो, या किसी प्रकार के मनमुटाव की स्थिति न हो, इस कार्य को इसको देखने की जिम्मेदारी जो सौंपी गई थी वो धम्म महामात्रों को सौंपी गई थी। और बाद में अशोक ने इनको हर 5वें वर्ष अपने साम्राज्य के दौरे पर जाने का आदेश दिया हुआ था, ताकि साम्राज्य में धर्म का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई मतलब किसी प्रकार का धर्म तो नहीं कर रहा है, इस प्रकार की जिम्मेदारी भी इनको सौंप दी गई थी। ठीक, तो धम्म महामात्र हो गए। एक अधिकारी को उसने और नियुक्त की थी, अस्त्रयाध्यक्ष। इसका सिर्फ एक ही काम होता था अस्त्रयाध्यक्ष का, कि स्त्रियों के नैतिक आचरण की देखरेख करना या देखभाल करना। इसका क्या काम था, स्त्रियों के नैतिक आचरण की
देख रेख करना। एक और अधिकारी को उसने नियुक्ति की थी जिसका नाम था ब्रज भूमिक। ब्रज भूमिक ये जो था गोचर भूमि में, गोचर भूमि में निवास करने वाले, गोचर भूमि में निवास करने वाले गोपों की देखभाल करना। ठीक है। अब न्यायिक व्यवस्था में भी अशोक ने काफी सुधार कर लिए थे। न्यायिक व्यवस्था में उसने सुधार क्या किया था, मैंने बता दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो न्याय व्यवस्था थी वो बहुत ही कठोर थी। ठीक है। तो इसने क्या किया, क्योंकि अशोक ने, हम लोगों को पता है, मैंने पीछे पढ़ा दिया, कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया था और उसने न्याय व्यवस्था में भी काफी सुधार किए थे। न्याय व्यवस्था में भी उसने मतलब जो कठोर दंड दिए जाते थे या यातनाएं दी जाती थी उसको समाप्त करवा दिया था या कम करवा दिया था। इसके बाद जिनको मौत की सजा दी जाती थी या फांसी की सजा दी जाती थी, कहने का मतलब जिनको मृत्यु दंड दिया जाता था, उनके लिए भी उसने 3 दिन की मोहलत प्रदान करता था ताकि वो अपने सगे संबंधियों से मिल सके या अपने अलौकिक जीवन को, भगवान को स्मरण कर सके या धर्म से संबंधित कार्य कर सके और अपने पारलौकिक जीवन को सुखी बना सके। तो ये सारी चीजें थी। दंड विधान को उसने, कठोरता को समाप्त कर दिया था या कम कर दिया था। तो इसके लिए उसने 2 प्रकार के धर्म से संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति की थी। एक था नगर व्यवहारिक। क्या होता था नगर व्यवहारिक? नगर व्यवहारिक किसे कहा जाता था? नगर का जो न्यायाधीश होता था, नगर का न्यायाधीश। और उसने एक और अधिकारी की नियुक्ति की थी, अंत महामात्र। ये सीमावर्ती प्रदेशों, सीमावर्ती प्रदेशों में धर्म प्रचार। ठीक है। अंत महामात्र क्या करते थे? सीमावर्ती प्रदेशों में धर्म प्रचार के लिए जाते थे। नगर का न्यायाधीश कौन होता था? नगर व्यवहारिक नगर का न्यायाधीश होता था। इसके अतिरिक्त धर्म महामात्र का भी काम और रज्जु का भी काम न्याय प्रशासन से होता था। ठीक है। तो ये रहे मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित, न्यायिक व्यवस्था से संबंधित कुछ चीजें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही आईएमपी है। अब थोड़ा सा हल्का सा बचा हुआ है जिसमें हम इकोनॉमिकल भी थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का देख लेंगे और व्यापार वाणिज्य की स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, तो इसको हम अगले एक छोटे से क्लास में देखेंगे। हालांकि ये क्लास काफ़ी लंबी चली गई है और लंबी जाने की वजह है कि सारे तथ्यों को आपको बताना था, पढ़ाना था। अब एक छोटी सी क्लास होगी हमारी 15 मिनट की, जिसमें मौर्य साम्राज्य को पूरी तरह से मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें।